तो विधायक दल की बैठक में सीएम गहलोत का बड़ा बयान सामने आया है। बागियों की वापसी पर कांग्रेस अध्यक्ष के फैसले का सम्मान करेंगे, ये बात कही है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। कुछ को ये बात पसंद ही नहीं है कि वो आने ही नहीं चाहिए। एमएलए कहते हैं ऐसे लोगों को वापस लाने पर सोचो ही मत। जो विधायक मेरे साथ खड़े हैं वे डेमोक्रेसी के वॉरियर्स हैं, ये बड़ी बात कही है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। अंतिम सांस तक अभिभावक की तरह विधायकों की सेवा करूंगा। तो बड़ी अपडेट आपको यहां पर दे रहे हैं। विधायक दल की बैठक में सीएम गहलोत का बड़ा बयान सामने आया है। बागियों की वापसी पर कांग्रेस अध्यक्ष के फैसले का सम्मान करेंगे, ये बात कही है गहलोत ने। कुछ को ये बात पसंद नहीं कि वो आने चाहिए। एमएलए कहते हैं ऐसे लोगों को वापस लाने पर सोचो ही मत। जो विधायक मेरे साथ खड़े हैं वे डेमोक्रेसी के वॉरियर्स हैं। प्रदेश में सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा। सियासत अपने चरम पर है। अभी भी राजभवन और सरकार के बीच टकराव की स्थिति बनी है। आज राजभवन ने दूसरी बार सत्र संबंधी प्रस्ताव को लौटा दिया और सरकार से 3 बिंदुओं पर जानकारी मांगी है। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि विधानसभा सत्र संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार बुलाया जाए। राज्यपाल साधारण परिस्थिति में मंत्रिमंडल की सलाह मानेंगे। विशेष परिस्थिति में सत्र बुलाने का अधिकार राज्यपाल के पास रहेगा। राज्य सरकार के प्रस्ताव में विश्वास मत प्राप्त करने का जिक्र नहीं किया गया है। विधानसभा सत्र 21 दिन के नोटिस पर बुलाया जा सकता है। विश्वास मत केवल हां या ना बटन से हो। विश्वास मत कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए। विश्वास मत प्रक्रिया का लाइव प्रसारण किया जाए। सत्र के दौरान सामाजिक दूरी का पालन किया जाए। विधानसभा सत्र न बुलाने की कोई भी मंशा राजभवन की नहीं है। तो मरुधरा में महाभारत का चल रही है इस वक्त और लगातार सियासी घटनाक्रम बदल रहे हैं। इस बीच आपको बता रहे हैं कि बागियों की वापसी पर कांग्रेस अध्यक्ष के फैसले का सम्मान करेंगे, वो बात हमने आपको बताई। फिलहाल आपको बता रहे हैं कि राजभवन और सरकार के बीच टकराव की स्थिति लगातार बनी हुई है। सरकार से 3 बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई है, जो कि ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। विधानसभा सत्र न बुलाने को लेकर कांग्रेस लगातार राजभवन पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि केंद्र के इशारे पर राजस्थान में सरकार के लिए मुश्किलें पैदा की जा रही हैं। कभी नहीं हुआ पिछले 70 सालों में। जब बहुमत वाली सरकार विधानसभा का सत्र बुलाना चाहती है तो ऐसे अवसर पर माननीय राज्यपाल महोदय विभिन्न रूप की बाधाएं पैदा करते हुए, अड़चन डालते हुए इस विधानसभा के सत्र को नहीं बुलाने दे रहे हैं। ये लड़ाई सिर्फ राजस्थान के अकेले की नहीं है, लेकिन आज देश में जिस प्रकार का वातावरण पैदा हो रहा है, लोकतंत्र के प्रति लोगों का अविश्वास बढ़ता जा रहा है, उसकी रक्षा के लिए जिस प्रकार से राजस्थान के हमारे कांग्रेस एवं हमारे सभी सहयोगी विधायक दल के विधायक जिस प्रकार से एकजुट होकर खड़े हुए हैं, हमें पूरा विश्वास है कि वे देश के सामने और पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल कायम करेंगे और इतिहास में अपना नाम दर्ज कराएंगे। और यह संघर्ष आगे जारी रहेगा। निश्चित रूप से यह लड़ाई न्याय और अन्याय की है। यह लड़ाई लोकतंत्र और षड्यंत्र की है। इसमें निश्चित रूप से विजय सत्य की होगी, विजय लोकतंत्र की होगी, विजय संविधान की होगी। राज्यपाल के रवैये को लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि राजस्थान में गवर्नर का संविधान 21 दिन की पूर्व सूचना पर ही सत्र आहूत करने की अनुमति, और मध्य प्रदेश में गवर्नर का संविधान रात 1 बजे चिट्ठी लिखकर 6 घंटों में सुबह 10 बजे सत्र बुलाने के निर्देश। सरकार गिराने के बाद ही लॉकडाउन की घोषणा, सत्य बनाम सत्ता। तो
वहीं प्रदेश की सियासत अदालत तक पहुंच गई है। आपकी स्क्रीन पर हम आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर सुप्रीम कोर्ट की है, जहां स्पीकर ने आज अपनी याचिका वापस ले ली। तो दूसरी तस्वीर हाई कोर्ट की है, जहां बीएसपी विधायकों से जुड़े मामले में मदन दिलावर की याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने मामले में दिलावर की याचिका का निस्तारण कर दिया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने बीजेपी विधायक मदन दिलावर की याचिका को निस्तारित कर दिया है। मदन दिलावर ने बीएसपी के सभी 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय करने के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। दरअसल बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने बसपा के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय के खिलाफ स्पीकर सीपी जोशी के सामने दायर याचिका पर कार्रवाई नहीं होने को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने याचिका का निस्तारण कर दिया है। राज्य सरकार के वो अपीयर हुए और उन्होंने ये कोर्ट को बताया कि स्पीकर साहब ने आदेश 24 जुलाई 2020 को पारित कर दिया है और मदन दिलावर जी के द्वारा उनके समक्ष जो मर्जर को चैलेंज करते हुए याचिका प्रस्तुत की थी उसको खारिज कर दिया है। बिल्कुल। और इसके अलावा बसपा ने आप लोगों ने प्रार्थना पत्र पेश किया था पार्टी बनने को लेकर। हमारा प्रार्थना पत्र सिर्फ इस प्रेजेंट पिटीशन में पक्षकार बनने का था, क्योंकि मेन पिटीशन ही खारिज हो गई थी, इसलिए कोर्ट ने उसमें पृथक से कोई आदेश पारित नहीं किया। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि बहुजन समाज पार्टी के 2018 में 6 विधायक चुनाव जीत कर आए और कांग्रेस ने उनको अनलीगल तरीके से अपने साथ मिला लिया और ये कह दिया कि 6 विधायकों ने विलय कर लिया है, जबकि कोई भी दल, चाहे वो क्षेत्रीय है या राष्ट्रीय है, उसका विलय तब तक विलय नहीं माना जा सकता जब तक कि राष्ट्रीय अध्यक्ष उसमें शामिल ना हो। और क्योंकि 6 विधायक जो राजस्थान में जो बसपा छोड़कर गए हैं, उन अकेले गए हैं, इसलिए वो विलय नहीं माना जाएगा। इसके खिलाफ हम लोग जो है आज, क्योंकि यह एक याचिका पहले से लगी हुई थी, उसमें हम लोगों ने हमारे वकील साहब के माध्यम से पार्टी बनने का प्रयास किया कि भाई हमारी बात सुनी जाए, विधायक हमारे हैं, लेकिन वो क्योंकि वो याचिका खारिज कर दी गई। अब हम लोग माननीय बहन जी से और हाईकमान से इस विषय में चर्चा करेंगे और जो भी डिसीजन ऊपर से होगा उसको हम फॉलो करेंगे। करने के लिए आपसे थे भगवान सिंह बाबा, प्रदेश अध्यक्ष बसपा के, जो कह रहे थे कि विधायकों ने पार्टी के साथ ही नहीं उसके वोटर के साथ भी धोखा किया है और आगे भी ये कानूनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। कैमरा पर्सन गणेश के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18। वहीं सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ नबाम रेबिया केस के फैसले में साफ कर चुकी है कि कैबिनेट नोट पर राज्यपाल विधानसभा सत्र बुलाने के लिए बाध्य है। याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता शांतनु पारिक से बात की हमारे संवाददाता सचिन कुमार ने। रहे सियासी घटनाक्रम के बीच में अब एक बड़ा मामला निकलकर सामने आया है। अधिवक्ता शांतनु पारिक ने राज्यपाल को ही हटाने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर दी है। खुद शांतनु हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्या कुछ उन्होंने याचिका में कहा गया और क्या मांग की है। शांतनु, राज्यपाल को हटाना अपने आप में एक बड़ी मांग आपने राजस्थान हाईकोर्ट से की। देखिए सर, बात ऐसी है, सबसे पहली बात आपके पॉइंट का मैं जवाब देता हूँ कि राज्यपाल साहब बड़ा संवैधानिक पद है, मैं भी मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन जो कुछ भी अथॉरिटीज है कॉन्स्टिट्यूशन की, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स का वो वायलेशन करते हैं तो चेक एंड बैलेंस का सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है। अब मैंने याचिका क्यों लगाई है? याचिका इसलिए लगाई है क्योंकि कैबिनेट ने, राजस्थान कैबिनेट ने जब अप्रूव कर दिया स्पेशल सेशन के लिए, तो राज्यपाल साहब बाउंड है कि आपको स्पेशल सेशन बुलाना ही पड़ेगा। राज्यपाल साहब अगर स्पेशल सेशन नहीं बुलाते, देन ही इज एक्टिंग इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 163 रेड विद 174 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रेड विद सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन नबम रेबिया केस। नबम रेबिया केस के अंदर साफ साफ ये चीज बताई गई है कि राज्यपाल साहब कब अपना डिस्क्रिशन यूज कर सकते हैं, कब अपना डिस्क्रिशन यूज नहीं कर सकते। डिस्क्रिशन कब यूज कर सकते हैं? जब उनको लगता है गवर्नमेंट मेजोरिटी के अंदर नहीं है। अगर गवर्नमेंट मेजोरिटी के अंदर नहीं है तो आपको स्पेशल सेशन बुलाना ही पड़ेगा। केंद्र को पार्टी बनाने की वजह ये, गवर्नर साहब और ये प्रेसिडेंट साहब को पार्टी नहीं बनाया जा सकता। आर्टिकल 361 के तहत उनको इम्यूनिटी है। उसके बाद में अगर यूनियन गवर्नमेंट को पार्टी बनाया जाए तो उनको डायरेक्शन दिया जाए कोर्ट का। कोर्ट जो है वो संविधान की सुप्रीम रक्षक होती है, तो संविधानिक मर्यादाओं को उल्लंघन होता है तो कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ेगा और पढ़ने के बाद में उनको कोर्ट को डायरेक्शन देना पड़ेगा यूनियन गवर्नमेंट को कि यूनियन गवर्नमेंट जो है एडवाइस करे प्रेसिडेंट साहब को कि राज्यपाल साहब को संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन करने के लिए तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। ठीक है, शुक्रिया। हमसे बात करेंगे कि आपने शांतनु पारिक, जिन्होंने राज्यपाल को हटाने को लेकर एक याचिका दायर कर दी है और अब संभवतः राजस्थान हाई कोर्ट इसी सप्ताह जो है इस याचिका पर सुनवाई भी कर सकता है। कैमरा पर्सन गणेश यादव के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर।
बीजेपी सांसद सीपी जोशी ने होटल में कांग्रेस विधायकों के लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ अभियान पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि गांधी जी ने जनता के बीच रहकर सत्याग्रह किया था, लेकिन ये नकली गांधीवादी सितारा होटलों में सत्याग्रह का स्वांग रच रहे हैं। अब ये सब लोग नकली गांधी हैं। ये होटल में 5 स्टार होटल में कौन सा सत्याग्रह कर रहे हैं? आप जाएं राजघाट पे जाएं, आप महात्मा गांधी जी की मूर्ति के सामने जाकर करें, आप विधानसभा के बाहर जाकर सत्याग्रह करें। ये 5 स्टार होटल में कौन सा सत्याग्रह है? और ये इसका जवाब प्रदेश की जनता को देना चाहिए कि नौटंकी आखिर क्यों कर रहे हैं। इनको वास्तव में इनके पास बहुमत है तो फिर इतनी हताशा क्यों? आराम से विधानसभा सत्र चलाए, उसकी कार्रवाई मंत्रालय में जाए, विधायक अपने क्षेत्र की जनता की सूद ले, और नहीं है बहुमत तो माननीय महामहिम राज्यपाल के पास जाके इस्तीफा दे। प्रदेश के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने परिवहन विभाग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर जिला ट्रांसपोर्ट अधिकारियों के साथ परिवहन कर्मियों से बातचीत की। इस दौरान मंत्री ने आम लोगों को मोटर व्हीकल एक्ट के तहत बेवजह परेशान नहीं करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग की लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि बेवजह चालकों को परेशान किया जाता है। उसके बाद उन्होंने ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है। मंत्रियों ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जरूरत पड़ने पर सीएम स्तर पर और पुलिस अधिकारियों के साथ भी बैठक की जाएगी ताकि आम लोगों को इससे कोई परेशानी ना हो। राजस्थान की कांग्रेस की गहलोत सरकार इंस्पेक्टर राज के खिलाफ, कोरोना संकट का समय चल रहा है, मेरे पास बार बार शिकायतें आती है। मैंने अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि कोरोना संकट में पुलिस और परिवहन विभाग को ये समझना पड़ेगा कि इस वक्त ट्रक वाला, ऑटो वाला, टैक्सी वाला, आम आदमी सब बहुत दुखी और परेशान है। इस वक्त चालान के आधार पर पैसे इकट्ठे करना सरकार का मकसद नहीं है। मोटर व्हीकल एक्ट भारत सरकार लेकर आई, बीजेपी की भारत सरकार से हमने कहा था कि आप ये मोटर व्हीकल एक्ट मतलब 1-1.5 साल तक मैंने रोके रखा है, 1 वर्ष तक, और उसमें जुर्माने बहुत बढ़ गए। इसका हम जल्दी ही वापस इस पर रिव्यू करके कोशिश करेंगे कितने कम कर सकते हैं। और ब्रेक के बाद स्वागत है और अब बात करते हैं न्यूज 18 की खबर के दमदार असर की। मामला जोधपुर के नागौरी गेट थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जहां एक महिला की चीरहरण का मामला न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया था। मामले को देखने के बाद स्वयं संज्ञान लेते हुए जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट ईस्ट डीसीपी धर्मेंद्र सिंह यादव ने एक जांच टीम का गठन करते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और इस खबर का दमदार असर हुआ है। न्यूज 18 पे जो अभी खबर चल रही थी, जिसमें एक महिला की लज्जा भंग करने का जो एक वीडियो है, उसको लेकर देखते हुए हम लोगों ने तुरंत एफआईआर दर्ज करने का निर्णय लिया है। 330, 41, 354 का भी जो अपराध है प्रथम दृष्टया दिख रहा है। इसके पश्चात जब पीड़ित महिला के बयान लिए जाएंगे तो अन्य कोई अपराध घटित होता पाया जाता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी एक्शन में है, घूसखोरों पर शिकंजा कसता जा रहा है। आपकी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हैं। बाड़मेर में एसीबी ने कार्रवाई करते हुए घूसखोर लाइनमैन और दलाल को 20,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया। तो दूसरी तस्वीर सीकर की है, जहां एसीबी ने पंचायत समिति के जूनियर असिस्टेंट को गिरफ्तार किया है। और अब खबर बाड़मेर से, जहां एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। टीम ने कार्रवाई करते हुए रिश्वतखोर लाइनमैन और दलाल को गिरफ्तार कर लिया है। ये लोग 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप हुए हैं। आपको बता दें, रिश्वत बिजली मीटर लगवाने के एवज में मांगी गई थी। फिलहाल एसीबी की टीम रिश्वतखोरों से पूछताछ में जुटी है। सीकर एसीबी की टीम ने आज एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। दाता रामगढ़ के रूपगढ़ पंचायत समिति में कनिष्ठ सहायक को 1,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। एसीबी के डीएसपी जाकिर अख्तर ने जानकारी देते हुए बताया कि रूपगढ़ निवासी परिवादी लक्ष्मी नारायण ने शौचालय निर्माण की राशि जल्द दिलवाने के एवज में रूपगढ़ पंचायत समिति के कनिष्ठ सहायक माधवराम नायक की ओर से रिश्वत मांगे जाने का परिवाद एसीबी में दर्ज करवाया था। लक्ष्मी नारायण निवासी रूपगढ़ द्वारा अपने शौचालय निर्माण के लिए पंचायत रूपगढ़ में पैसे 12,000 रुपये पास करवाने के लिए जब पेश किए दस्तावेज, तो वहाँ
निष्ठ सहायक श्री माधोराम द्वारा 1500 रुपये की डिमांड की गई, सत्यापन किया गया, डिमांड सही पाई गई। उस पर आज बाद में तय 1000 रुपये हुआ और 1000 रुपये देते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बीकानेर में यूजीसी की गाइडलाइन के विरोध में एनएसयूआई प्रदेश महासचिव कुलदीप बिश्नोई के नेतृत्व में छात्रों ने पानी की टंकी पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों की मांग है कि कोरोना महामारी को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी स्टूडेंट्स को बिना परीक्षा के प्रमोट करने का फैसला लिया था, लेकिन केंद्र सरकार के अधीन यूजीसी ने अपनी गाइडलाइन जारी कर अंतिम वर्ष की परीक्षा को करना अनिवार्य करवाया। यूजीसी के इसी फैसले के विरोध में एनएसयूआई पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रही है और आज छात्र टंकी पर चढ़ गए। छात्रों ने सभी स्टूडेंट्स को प्रमोट करने की मांग की है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्रों से समझाइश कर उन्हें नीचे उतारा। धौलपुर के बाड़ी उपखंड के एडीजे कोर्ट ने 13 साल पहले जमीन विवाद में हुए हत्याकांड मामले में 3 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने हत्याकांड के आरोप में जेल की सजा काट रहे अन्य आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया। मामला 3 मार्च 2007 का है, जब इस घटना में अपने खेतों पर सरसों काट रहे बसई डांग थाना क्षेत्र के रजई गांव किसान रामजी लाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में एपीपी परिहार ने बताया कि एडीजे कुल 8 आरोपियों में से 3 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और 5 को संदेह का लाभ देकर बरी किया गया। न्यायालय श्रीमान सुंदरलाल बंसीलाल ने पूरे मामले में सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया, जिसमें आरोपी विशाल बनवारी पूरा उर्फ बैजनाथ पुत्र दीवान को आजीवन कारावास व 5000 रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई। शेष आरोपियों को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया। धौलपुर में 24 साल की युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया। मामला बीते शनिवार का बताया जा रहा है, जब आरोपियों ने धौलपुर शहर से पीड़िता को अपनी गाड़ी में ले गए और एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ गैंगरेप किया। पीड़िता के बयान पर सैपऊ थाना पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बारा के कोटा रोड स्थित गुरुद्वारा के समीप रोडवेज की बस ने एक साइकिल सवार युवक को टक्कर मार दी, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल है। उसके बाद गुस्साए स्थानीय लोगों ने बस ड्राइवर के साथ मारपीट की और बस में तोड़फोड़ की। बस राजस्थान लोक परिवहन सेवा की बताई जा रही है। घटना के बाद सड़क पर घंटों तक अफरा तफरी मची रही और लोगों ने हंगामा किया और बस चालक के साथ मारपीट भी की। हालांकि सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने लोगों को बलपूर्वक खदेड़ा, तब जाकर मामला शांत हो पाया। स्थानीय अस्पताल में घायल युवक का इलाज जारी है। झालावाड़ में जिला महिला अस्पताल के मेन गेट पर अस्पताल के गार्ड और एक युवक के बीच हाथापाई और मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो एक दिन पुराना बताया जा रहा है, जिसमें मरीज के परिजन की अस्पताल के गार्डों से कहासुनी हो गई। उसके बाद सभी गार्ड मिलकर एक युवक को पीटते दिखाई दिए। वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से युवक की पिटाई हो रही है और युवक जमीन पर गिरा हुआ है। मारपीट की इस घटना का वीडियो बनाकर लोगों ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। वीडियो सामने आने के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों में गार्डों के खिलाफ गुस्सा है। हालांकि पीड़ित युवक ने अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं करवाया है। अलवर की एनईबी थाना पुलिस ने ट्रांसपोर्ट नगर अंडरपास पर हुई लूट की घटना का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूटी हुई बाइक भी बरामद की। पुलिस के मुताबिक कुछ दिन पहले जटियाना गांव के पीड़ित ने थाने में बाइक और नकदी लूट की सूचना पुलिस को दी थी, जिसमें 3 लुटेरे शामिल थे। पुलिस ने अनुसंधान के क्रम में सीसीटीवी फुटेज की मदद से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। लूट के मामले में 3 मुलजिमों को गिरफ्तार किया है। ये घटना 20 जुलाई की है। जो ट्रांसपोर्ट नगर रेलवे अंडरपास है, उसके नीचे 3 मुलजिमों ने मिलकर जहूर निवासी जटियाना थाना अलवर सदर का रहने वाला है, उससे मारपीट करके उसकी मोटरसाइकिल, मोबाइल और नकदी छीन कर ले गए। इन तीनों लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार जो मुलजिमान हैं उनसे लूटी गई मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। कहते हैं लगन सच्ची और इरादा पक्का हो तो कोई भी राह कठिन नहीं है।
इस बात का जीता जागता उदाहरण है मरुधरा की शान रूमा देवी की किताब मरुधरा के हौसले का हुनर। आप भी देखिए रूमा देवी की हौसले की उड़ान की ये गाथा। हौसले की उड़ान की गाथा। सुई धागे से हौसले की उड़ान। रूमा देवी से सीखो हौसले का हुनर। मरुधरा के हौसले को सलाम। सर पर घूंघट, आंखों में कुछ कर गुजरने की तमन्ना और चेहरे पर मुस्कान लिए ये बाड़मेर की रूमा देवी हैं। बाड़मेर के ठाड़ी ठाड़ी तक अपने हुनर का लोहा मनवाने वाली ये महिला देखने में तो बेहद सरल हैं, लेकिन इनके कारनामे किसी सुपर वुमेन से कम नहीं है। जी हाँ, रूमा देवी ने महज सुई और धागे के सहारे हजारों महिलाओं को हस्तशिल्प कला में धुरंधर बना दिया है। रूमा देवी के इसी हौसले को अब शब्दों के जरिए किताबों के पन्नों पर पिरोया गया है। रूमा देवी के हौसले की दास्तां हौसले का हुनर किताब में लिखा गया है। लेखिका निधि जैन ने इस किताब को अपने शब्दों से और खूबसूरत बना दिया है। जिन परिस्थितियों में रूमा देवी जी ने उन लोगों को रोजगार दिया और उन्हें आगे बढ़ाया, वह सब महसूस करने के लिए मुझे एक पूरा दिन मिला और मैंने रूमा देवी जी के साथ पूरा दिन बिताया, वहाँ की परिस्थितियों को जाना और विक्रम सिंह जी से रूमा देवी जी के बारे में और भी बातें जानी, और इन सब के सहयोग से ही यह किताब पूरी हो पाई। थार के रेगिस्तान से निकलकर अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपने काम को हजारों के सामने रखने वाली रूमा देवी की जीवनी अब किताब के रूप में लोगों के सामने है। हजारों महिलाओं को हस्तशिल्प के माध्यम से रोजगार देने वाली रूमा देवी की किताब हौसले का हुनर इन दिनों बेहद चर्चा में है। और उसके बाद भी लोगों ने सोचा कि ये पता नहीं ऐसे ही पूछ रही है, तो ज्यादा ध्यान नहीं दिया, तो वो गाड़ी लेके खुद बाड़मेर आ गए और यहाँ रह के मेरी बहनों से बात करी, वो कैसे काम होता है, काम को देखा, फिर उन्होंने पूरी जानकारी लेके ये एक बुक तैयार की है। तो उन्होंने बहुत काफ़ी मेहनत के बाद में ये बुक है जो सबके तैयार हुई है और सबके पास में आई है। तो मैं ये पूरा श्रेय निधि जी को ही देना चाहूँगी कि उन्होंने इतनी मेहनत की है। इसको पढ़ के कोई प्रेरणा ले तो हमारे लिए अच्छी बात है। थार के रेतीले टापू के बीच से निकली भारत की नारी शक्ति की कहानी सबकी जुबां पर है। राजस्थान वह इलाका है जहां लड़कियों का जन्म बोझ समझा जाता था। बाल विवाह यहाँ की परंपरा में आज भी सांसें ले रहा है। यहाँ महिलाएं घूंघट काट कर आज भी महज रोटी सेकने को मजबूर हैं। ऐसे में ये किताब महिलाओं के लिए सकारात्मक संदेश लेकर आया है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए प्रेमदान देथा की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।